नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में मध्यकालीन इतिहास पर आज सेशन लेने जा रहे हैं। इसमें नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और वेल अंडरस्टैंडिंग के लिए या अपने भारत के इतिहास को समझने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल आज बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति में मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष पर। जी हाँ, मराठों का भारतीय राजनीति में मराठों का उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ, उसके पीछे क्या रीजन थे और मराठों के उत्कर्ष में जो है सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही है। तो संभव सी बात है छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है मराठों के उत्कर्ष में अहम भूमिका निभाई। तो आज कंप्लीट जो डिस्कशन होगा ना वो छत्रपति महाराज के, छत्रपति शिवाजी के डिस्कशन के साथ ही साथ में मराठों के संपूर्ण उत्कर्ष और उनके प्रभाव, उनके युद्ध द्वारा लड़े गए युद्ध, उनके युद्धों के परिणाम, इन सारी बातों पर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ में उसके की पॉइंट भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस पूरे टॉपिक को याद कैसे रखना चाहिए, है ना, याद कैसे रखा जाए। उसके लिए मैंने विशेष व्यवस्था की है यहाँ पर पीपीटी के माध्यम से, जो मैं आप नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन के माध्यम से पीडीएफ के रूप में। तो जहां पर भी की पॉइंट होगा ना वहां हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सिर्फ लेक्चर लगा करके सामने मोबाइल रख करके बैठ जाइए, पूरी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। इस टॉपिक को कैसे याद करवाना है वो मेरे ऊपर है, मैं आपको ये टॉपिक पूरा याद करवाऊंगा। बस ध्यान से पूरे फोकस के साथ में लेक्चर को सुनते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, सिर्फ मध्यकालीन इतिहास ही नहीं, ऐसे लगभग सभी विषय बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों ही ईयर के लगभग सभी विषय इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगे। जाइए, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, आपको आसानी से वो सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे नोट्स के साथ में। हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आप में से कोई भी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता है तो आपको मेरे द्वारा बनाया गया नया यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रज्ञान हिंदी, उसे विजिट करना चाहिए। एक बार विजिट कीजिए, वहां पर ये सारे सब्जेक्ट आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब लेते हैं आपका सिलेबस। कौन सा सिलेबस हम फॉलो कर रहे हैं तो देखिए, यूनिट फर्स्ट पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है अब तक, यूनिट सेकंड भी पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट थर्ड पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं और यूनिट थर्ड में भी बिल्कुल लास्ट में चल रहे हैं। यूनिट थर्ड में आज हम बात कर रहे हैं मराठों का उत्कर्ष, शिवाजी की विजय और उनका प्रशासन, ठीक है ना। ये आज का लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में सिर्फ 2 टॉपिक आपके और बचेंगे थर्ड यूनिट के। उसके बाद में 4 यूनिट में 3 टॉपिक और 5वीं यूनिट में जो है आपके 5-6 टॉपिक 5वीं यूनिट में। तो कुल मिलाकर के मुश्किल से 8 या 10 लेक्चर और होंगे। इसके साथ में आपका ये सब्जेक्ट पूरी तरह कंप्लीट करवा दूंगा, मतलब बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। क्लियर है। चलिए टेबल ऑफ कंटेंट में बात करें तो आज क्या क्या पढ़ेंगे आज के पूरे सब्जेक्ट में, तो एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, जरूरी है सबसे पहले तो इस पूरे टॉपिक की एक भूमिका हम तैयार करेंगे परिचय के रूप में, ठीक है ना। एक व्याख्या बोल दीजिए या परिचय बोल दीजिए, एक भूमिका तैयार करेंगे ताकि ये टॉपिक हमको व्यवहारिक रूप से समझ आए। सैद्धांतिक ही नहीं, व्यवहारिक रूप से भी टॉपिक समझ आना चाहिए, क्योंकि सैद्धांतिक रूप में और व्यवहारिक रूप में बहुत डिफरेंस होता है दोस्तों। सैद्धांतिक रूप से मतलब किताबी लैंग्वेज में और किताब के अनुसार जब आप टॉपिक को पढ़ते हैं, इसको याद करने का प्रयास करते हैं और कभी बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं तो एग्जाम में 0 बटा सन्नाटा हो जाता है, कुछ भी आपको याद नहीं आता, कुछ भी नहीं लिख पाते। लेकिन अगर उसी टॉपिक को आप रटने की जगह व्यवहारिक रूप से समझ लेते हैं, अपने व्यवहार में उतार लेते हैं और वो टॉपिक एग्जाम से पहले आप उसका रिवीजन भी नहीं लगा पाते हैं और संभवतः वो टॉपिक भूल भी जाते हैं आप, तो भी आप एक बेहतर स्टोरी उस प्रश्न पर लिख सकते हो, उस टॉपिक पर लिख सकते हो, यदि आपने उस टॉपिक को व्यवहारिक रूप से समझा है तो उसी व्यवहारिक समझ को जो है मजबूत बनाने के लिए यहां पर सबसे पहले तो हम इसकी भूमिका तैयार करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे, लेंगे पॉइंट नंबर 1, जिसमें बात करेंगे कि मराठों का उत्थान क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन क्या थे। पॉइंट नंबर 2 में बात करेंगे शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र पर। पॉइंट नंबर 3 में बात करेंगे शिवाजी की विजय और उनके प्रशासन में घटित प्रमुख घटनाओं पर। और पॉइंट नंबर 4 दैट मींस की लास्ट पॉइंट में हम बात करेंगे शिवाजी के प्रशासन व्यवस्था पर या अष्ट प्रधान व्यवस्था पर। क्लियर है। तो ये 4 पॉइंट है बेसिक भूमिका को छोड़ करके, इन पर ही हमारा पूरा आज का सेशन
होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके इनको पूरी तरह कंप्लीट करते हैं ताकि पूरे टॉपिक की वेल अंडरस्टैंडिंग हो सके। क्लियर है? चलिए दोस्तों, अगर बात करें शिवाजी महाराज की या कहें कि मराठों के उत्कर्ष की, चलिए पहले इसको पूरा ओपन कर लेते हैं और पेन ले लें ताकि बार बार पेन ना लेना पड़े। दरअसल मराठों के उत्कर्ष से पहले अभी ये हम बात कर रहे हैं उसके प्रारंभिक समय की, मतलब 17वीं शताब्दी की। 17वीं शताब्दी का एक ऐसा दौर था भारत में जिसमें एक तरफ तो विदेशी आक्रमणकारियों के कारण या कहें कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के कारण भारत से पूरी तरह से हिंदू साम्राज्य लगभग लगभग समाप्त हो चुका था। मतलब अब तक जो है कोई हिंदू साम्राज्य नहीं था या लगभग लगभग समाप्त हो चुके थे, उनकी शक्ति पूरी तरह क्षीण हो चुकी थी। कहने का अर्थ है कि अब तक मतलब 17वीं शताब्दी तक जो है भारत में लगभग लगभग पूरे भारत में, दक्षिण भारत का कुछ हिस्सा छोड़ दें तो लगभग पूरे भारत में मुगल साम्राज्य का परचम लहरा रहा था। ऐसी स्थिति में 17वीं शताब्दी में ही सिर्फ एक व्यक्ति की दम पर, एक व्यक्ति के साहस पर एक नए साम्राज्य का उदय होता है और उस नए साम्राज्य के उदय के कारण जो अन्य साम्राज्य थे, जो जिनकी शक्ति पूरी तरह क्षीण हो चुकी थी, अब उनको भी साहस मिलना प्रारंभ होता है और वो साम्राज्य था मराठा साम्राज्य। जी हां दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस पर, उनके नेतृत्व के आधार पर ही 1674 में मराठा साम्राज्य का उदय होता है और एक ऐसा साम्राज्य वो खड़ा करते हैं जो आगे चलकर के पूरे भारत में फैले हुए मुगल साम्राज्य के पतन का एक सबसे बड़ा कारण बन जाता है। शिवाजी महाराज के बाद में उनके जो भी उत्तराधिकारी आए या उत्तराधिकारियों के बाद में जो पेशवा आए, उन सभी ने शिवाजी महाराज की योजनाओं पर ही काम किया और अपने साम्राज्य के विस्तार को जो है उन्होंने निरंतर जारी रखा। और उसी प्रयासों के बल पर ही आप मेरे पीछे जो ये मैप देख रहे हैं, इस मैप में जो रेड कलर नजर आ रहा है ना, लगभग लगभग पूरा भारत इसमें कवर हो चुका है। मराठा साम्राज्य पूरी तरह से फैल चुका था। हालांकि हर साम्राज्य की तरह मराठा साम्राज्य में भी जो है कई समस्याओं का इनको भी सामना करना पड़ा, कई उतार चढ़ाव आए और ऐसे ही उतार चढ़ावों में एक सबसे बड़ा जो उतार आया था वह था अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। जी हाँ, जिसे पानीपत की तीसरी लड़ाई कहते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध कहते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। इस लड़ाई में मराठों की एक भयानक हार होती है। इस हार ने मराठा साम्राज्य को झकझोर दिया, लेकिन फिर भी मराठों के कुशल नेतृत्व के कारण ही मराठा साम्राज्य फिर भी यथावत बना रहा और भारतीय राजनीति में अपना प्रमुख स्थान बनाकर रखा रहा। और आखिरकार मुगल साम्राज्य का पूरी तरह पतन हो जाता है भारत से, लेकिन मराठा साम्राज्य अभी भी बना रहता है। और हर साम्राज्य की तरह मराठा साम्राज्य के पतन का समय भी आता है। मतलब 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण किया या भारत पर अपना साम्राज्य फैलाने का प्रयास किया, उसी दौर में मराठा साम्राज्य का भी पूरी तरह पतन हो जाता है। तो इस पूरी घटना में, इस पूरी कहानी में हमने 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक की, मतलब लगभग बीच के 200 सालों का हमने घटनाक्रम पर चर्चा की है। बेसिक में छोटी मोटी घटनाओं पर बात की है। इससे आपको मस्तिष्क में यह बात आना चाहिए कि अभी जो है हम समकालीन तीन स्थितियों की बात कर रहे हैं, मुगल साम्राज्य की, मराठा साम्राज्य की और अंग्रेज कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये तीनों आपस में टकराते हैं और तीनों एक दूसरे को चुनौतियां देते हैं। भारत में ऐसे और भी कई साम्राज्य रहे हैं लेकिन बड़ी चुनौतियों का सामना नहीं कर पाए और वो समाप्त हो गए। लेकिन मराठा साम्राज्य जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद भी यथावत बना रहा और अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहा, अपने प्रभाव को बनाए रखा। क्लियर है? तो एक छोटी सी, एक बेसिक सी भूमिका जो है अब आपकी तैयार हो जानी चाहिए। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि इन मराठा साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ है 1674 में शिवाजी महाराज के नेतृत्व में, उसके पीछे रीजन क्या था, उसके पीछे कारण क्या था, तो उन्हीं घटनाओं पर अब हम चर्चा करेंगे। वैसे तो अगर बात करें कि मराठाओं के उत्थान के कारण बहुत सारे थे, लेकिन चूंकि हमें एग्जाम को भी दृष्टि में रखना है,
ऐसा नहीं है कि एक आधे घंटे का लेक्चर 2-3 घंटे तक पढ़ाते रहें, है ना, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो एग्जाम को भी दृष्टि में रखना है, इसलिए मैं महत्वपूर्ण सिर्फ 5 कारणों पर चर्चा करूंगा इस सेशन में। ऐसे मराठों के उत्थान के सिर्फ 5 कारणों पर हम यहां चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेंगे धार्मिक जागृति की। दरअसल दोस्तों 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य का उत्थान होता है। तो क्या किसी साम्राज्य का उदय होना क्या जो है अचानक सी घटित हुई घटना होती है, या फिर पहले से किया हुआ प्रयास होता है? एग्जैक्टली कोई साम्राज्य, किसी भी साम्राज्य का जब उदय होता है तो उदय होने की तो एक डेट होती है, लेकिन उस उदय होने की उस डेट के लिए, उस तारीख के लिए पिछले कई सालों से उसके लिए प्रयास निरंतर जारी होता है। जैसे मान लेते हैं कल से आप बीए कंप्लीट करने के बाद में आईएएस की तैयारी करो, है ना, वो सिलेक्शन आपका एक डेट को होगा। अब उस तारीख को आपका सिलेक्शन हुआ मतलब क्या आपने उसी तारीख को प्रयास किया था या पिछले कई सालों से तैयारी में जुटे हुए थे? एग्जैक्टली तो मराठा साम्राज्य के उदय के पीछे भी पिछले 200 सालों का प्रयास था। मतलब कहने का अर्थ यह है कि 15वीं 16वीं शताब्दी में जब भारत की बहुत ही दुर्दशा से भारत गुजर रहा था, भारत की राजनीति बहुत ही दुर्दशा से गुजर रही थी, और भारत की सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी भारत प्रताड़ित हो रहा था। उस समय भारत में धार्मिक जागृति का दौर प्रारंभ हुआ, और धार्मिक जागृति लाने वाले जो संत थे, उन संतों ने आम जनता के बीच में आकर के उन्हें समानता का पाठ पढ़ाया, उन्हें बंधुत्व का पाठ पढ़ाया, और इसी समानता और बंधुत्व के कारण ही महाराष्ट्र क्षेत्र में जो मराठा जाति थी, उन मराठा जो है अब देशभक्त बनने लगे थे। और वो देशभक्ति का जुनून निकालने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने एक सेना तैयार करने का निर्णय लिया शिवाजी के नेतृत्व में, क्योंकि तब तक उनको शिवाजी जैसा एक नेतृत्व प्रधान व्यक्ति भी मिल चुका था। तो एक विशेष कारण तो था धार्मिक जागृति। उसके बाद में अन्य कारणों में समाज में भेदभाव का अभाव, क्योंकि जब एक प्रकार से मुगल साम्राज्य की स्थापना के कारण उस समय में सामाजिक एकता काफी दृढ़ हो चुकी थी, उस समय में सामाजिक एकता काफी दृढ़ हो चुकी थी, और इसी दृढ़ता के कारण ही उस समय महाराष्ट्र के लोगों में जाति पाति का भेदभाव नहीं था, ऊंच नीच का या गरीबी अमीरी का भेदभाव नहीं था, लगभग मतलब ना के बराबर था। और इसके अलावा अगर बात करें तो वहां की स्त्रियों की स्थिति भी बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि वहां पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। महाराष्ट्र के लोगों में स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा की व्यवस्था नहीं थी, और जब पर्दा प्रथा की व्यवस्था नहीं थी तो मराठों की स्त्रियां भी अपने पुरुषों का साथ देने के लिए जो है बड़े ही गौरव के साथ में और बड़ी ही वीरता के साथ में जो है उन्होंने सेना में शामिल होकर के अपने पुरुषों का साथ दिया, उनकी शक्ति और ज्यादा बढ़ने लगी। इसके अलावा अन्य कारण में मराठाओं में अहंकार का भी अभाव देखा गया था। उस समय जब मराठा साम्राज्य माफ कीजिएगा संगठित हो रहा था, उस समय की अगर चर्चा करें तो मराठा जो मराठे थे वो जो है यथार्थवादी हुआ करते थे, अहंकारवादी नहीं बल्कि यथार्थवादी हुआ करते थे, सच्चाई में विश्वास करते थे। और इसी यथार्थवादी प्रवृत्ति के कारण ही मराठों में एक भावना जागृत हुई मातृभूमि की रक्षा करने की, और इसी मातृभूमि की रक्षा करने के कारण ही, या मातृभूमि की रक्षा करने की भावना के कारण ही उनमें एक युद्ध करने का साहस उनके अंदर आया। किनके खिलाफ? जो उनकी भावनाओं को कुचल रहे थे, उनके विरुद्ध युद्ध करने का भाव उनके अंदर आया, और वो युद्ध करने लगे, युद्ध भी करने लगे और कूटनीति से भी शत्रु को परास्त करने लगे। इस कूटनीति के कारण उनके अंदर चतुराई भी आने लगी। धीरे धीरे ये सब चीजें, ये सब भावनाएं, सारी कलाएं, जो कौशल था उनका धीरे धीरे उभरने लगा। उभर करके उस कौशल ने उन्हें एक शक्तिशाली सेना के रूप में गठित कर दिया। इसमें हिंदुत्व के प्रभाव की भी अगर बात करें तो ये कारण भी कोई कम नहीं था मराठा साम्राज्य के उदय के पीछे। दरअसल मराठा साम्राज्य के उदय से पहले और उदय के कुछ समय बाद तक भी कई मुस्लिम सुल्तानों ने धार्मिक अत्याचार किए भारत में, और उन्हीं अत्याचारों के कारण जो समुदाय था, गैर मुस्लिम समुदाय, वो एक होने लगा, वो एकता के सूत्र में बनने लगे।
दक्षिण के लोगों में राजवंश, राजसत्ता, धर्म, नगर, मंदिर, ये सबको जो है मुस्लिम सुल्तान या मुस्लिम सेना चोट पहुंचाने लगी, ध्वस्त करने लगी, समाप्त करने लगी। इसी कारण से मराठों ने हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए यह कदम उठाना ही सर्वोच्च समझा। और इसकी प्रेरणा वो प्राचीन इतिहास के विजयनगर साम्राज्य से भी ले चुके थे कि किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य को रौंद करके वहां के बहमनी साम्राज्य ने भारतीय संस्कृति को समाप्त किया था, हिंदू धर्म को समाप्त किया था। इसके अलावा एक अंतिम रूप से बात करें तो शिवाजी का जो व्यक्तित्व था वो भी एक बड़ा कारण बना। सबसे बड़ा कारण हम कह सकते हैं कि मराठों के उत्कर्ष में सबसे बड़ा कोई कारण था तो वो शिवाजी का व्यक्तित्व ही था, शिवाजी का कर्मठ व्यक्तित्व। क्योंकि मराठों के उत्कर्ष का जो मुख्य स्रोत था, मुख्य श्रेय जो था या मुख्य स्रोत था वो शिवाजी ही थे। शिवाजी सिर्फ एक सेनापति ही नहीं थे बल्कि वह एक महान राष्ट्र निर्माता भी थे। क्यों राष्ट्र निर्माता की ख्याति उनको क्यों दी गई थी? राष्ट्र निर्माता उन्हें क्यों कहा जा रहा है? राष्ट्र निर्माता इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब तक भारत पर विदेशियों का कब्जा हो चुका था। मुगल भारतीय तो थे नहीं, सब विदेशी थे, है ना। विदेशी जो भी साम्राज्य थे, जो राजा थे, उन पर पूरी तरह से मुगल राजाओं का, मुगल सुल्तान का, मुगल साम्राज्य का पूरी तरह से जो है जो देसी शासक थे वो मुगल साम्राज्य के अधीन कार्य कर रहे थे, अधीन शासन करने लगे थे। इसीलिए इनको राष्ट्र निर्माता मतलब एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना कोई आम बात नहीं थी। तो महाराष्ट्र में उन्होंने राष्ट्र निर्माता की भूमिका उन्होंने निभाई। महाराष्ट्र से उन्होंने ये कार्य शुरू किया क्योंकि अब तक हिंदू राष्ट्र पूरी तरह समाप्त हो चुका था। जब शिवाजी का उदय हुआ तो हिंदू राष्ट्र अब तक भारत से पूरी तरह समाप्त हो चुका था। ऐसी स्थिति में शिवाजी ने अपनी व्यक्तिगत वीरता, साहसपूर्ण नेतृत्व और कुशल व्यवहार से बिखरी हुई मराठा शक्ति को संगठित किया और इस मराठा शक्ति को संगठित करके एक शक्तिशाली सेना का रूप उसको दिया। ये 5 कारण थे मराठों के उत्कर्ष के, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल इजी है। एक और याद रखना भी बहुत ज्यादा आसान है। मैंने क्या कहा था कि की पॉइंट कहा था, तो जहां जहां पर हाईलाइट किया हुआ है ना वही इसके की पॉइंट है। की पॉइंट के साथ में आपको पॉइंट अपने आप याद रहेंगे। ध्यान से लेक्चर को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए लेक्चर को, है ना। नोट डाउन अभी कुछ नहीं करना है दोस्त, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ की लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप जैसी चाहे वैसी नोट्स बना सकते हो बाद में। चलिए आगे बात करते हैं। अब जब चूंकि हमने देखा कि मराठों के उत्कर्ष में शिवाजी का सबसे बड़ा योगदान रहा है, शिवाजी ही केंद्र बिंदु रहे हैं, तो क्यों ना फिर पहले शिवाजी के जीवन चरित्र पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, जिससे आगे की आने वाली कहानी की एक और भूमिका हमें हमारे सामने आ जाए। शिवाजी महाराज, वैसे तो यार आपने बीए सेकेंड ईयर तक आ चुके हो तो कई बार आप पढ़ भी चुके होंगे, इसलिए मैं इसका एक ऐसी जो जीवन चरित्र लाया हूं ना, तो वो 10th-12th में पढ़ने वाला जीवन चरित्र लेकर नहीं आया हूं शिवाजी महाराज का। दरअसल ये वो कहानी है जो हमें आगे आने वाली घटनाओं में सपोर्ट करने वाली है, ठीक है ना। चलिए, तो शिवाजी महाराज का जीवन काल की अगर बात करें तो 1630 में इनका जन्म हुआ और 1680 में इनका निधन हो गया। मतलब 50 वर्ष जो है ये महान आत्मा इस दुनिया में रही। कितने? 50 वर्ष, 1630 से लेकर 1680 तक। जिस व्यक्तित्व की हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक के रूप में भी इन्होंने शासन किया। इसके अलावा मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी यही माने जाते हैं, माने क्या जाते यही रहे हैं, क्योंकि मराठा साम्राज्य जो है इनके नेतृत्व में ही फला फूला था। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के एक दुर्ग शिवनेरी के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। 19 फरवरी 1630 को कहां पर? महाराष्ट्र के पुणे के शिवनेरी किले में, दुर्ग में। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले हुआ करता था। इनके पिता जो है उस समय बीजापुर सल्तनत के एक सरदार हुआ करते थे, बीजापुर सल्तनत के सरदार हुआ करते थे। और इसी बीजापुर सल्तनत से आगे शिवाजी के कई घमासान युद्ध होंगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं। माताजी का नाम जो था वो जीजाबाई था और इनकी माता धार्मिक स्वभाव की थी। और यही धार्मिक स्वभाव की इनकी माता, अब दरअसल ना बच्चे पर सबसे पहले प्रभाव जो है उनकी माता का ही पड़ता है ना, माँ का ही प्रभाव पड़ता है ना बच्चे पर। तो शिवाजी महाराज पर भी उनकी माँ का ही प्रभाव पड़ा और वो भी धार्मिक प्रवृत्ति के ही रहे हैं।
शिवाजी ने दरअसल जब ये कम उम्र के थे उस समय से ही इन्होंने प्रण ले लिया था। किस बात का प्रण लिया था? स्वराज्य की स्थापना करने का। जी हाँ, स्वराज्य की स्थापना करने का, भारत में भारत की स्थापना करने का ये प्रण ले चुके थे, संकल्प ले चुके थे। और इसी संकल्प का पीछा करते करते ये 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके। 15 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने उस संकल्प पर काम करना प्रारंभ किया और तोरणा के किले पर कब्जा कर लिया। सोचिए, 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने तोरणा के किले पर कब्जा कर लिया। वो कब्जा करके अपने इस अभियान की शुरुआत इन्होंने कर दी। उन्होंने जो अपनी सेना को 15 वर्ष की उम्र में जो सेना को संगठित किया, सेना बनाई, उस सेना को गुरिल्ला युद्ध पद्धति से सुसज्जित कर दिया। गुरिल्ला युद्ध पद्धति जिसका सामना करने में अंग्रेजों की तक की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। तो मुगलों की तो बात ही अलग थी। गुरिल्ला युद्ध रणनीति मुगलों, आदिल शाही और कई शासकों के खिलाफ उन्होंने इस युद्ध पद्धति के माध्यम से कई शासकों से उन्होंने सफलतापूर्वक संघर्ष किया, युद्ध किया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद में दोस्तों 1680 में इनका निधन हो जाता है। 1680 में शिवाजी महाराज का निधन हो जाता है। छोटी सी कहानी है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम बात करेंगे जो है इनके आगे की थोड़ी सी कहानी को लेंगे, ताकि ये पूरा एक बेस हमारा ऐसा तैयार हो जाए कि आगे जो इनका प्रशासन रहा, क्योंकि प्रशासन को समझने के लिए इनके व्यक्तित्व को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? इनने प्रशासन को किस प्रकार से संगठित किया, कैसे प्रशासनिक व्यवस्था को इन्होंने संचालित किया, ये सारी बातें तभी समझ आएगी जब उस शासक के व्यक्तित्व को एक बार आप समझ ले। ठीक है? तो तोरणा के किले पर कब्जा करने के बाद में इन्होंने 1674 में रायगढ़ के किले पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। रायगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया और ये अधिकार जो है इनकी बहुत बड़ी विजय मानी जाती है, रायगढ़ का किला। हालांकि इन्होंने इसका निर्माण भी बाद में इसका निर्माण भी करवाया, स्वयं निर्माण भी करवाया था। और इसी किले में इनका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है? और इसी राज्याभिषेक के दौरान ही इन्हें शिवाजी महाराज को जो है छत्रपति की उपाधि प्राप्त हुई। छत्रपति की उपाधि। तो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि छत्रपति शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब और कहां या किस दुर्ग में प्राप्त हुई थी? उनके राज्याभिषेक के दौरान रायगढ़ के किले में 1674 में इन्हें यह उपाधि प्राप्त हुई थी। शिवाजी ने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की। सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली, सुव्यवस्थित, जिसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की तरह 8 मंत्रियों की एक परिषद का निर्माण किया था, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान। इसके अलावा उन्होंने नौसेना का भी निर्माण किया। मतलब कुल मिलाकर के उन्होंने जो है समुद्री सुरक्षा भी उन्होंने अपने अंडर में कर ली। मतलब मजबूत समुद्री सेना को भी, नौसेना को मजबूत करके समुद्री सुरक्षा भी उन्होंने कर ली। और अपनी जो थल सेना थी, थल सेना में भी जो है उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से अपनी सेना को बहुत ही बेहतर तरीके से सुसज्जित कर लिया था, बेहतर बना लिया था। मां का धार्मिक प्रवृत्ति का प्रभाव होने के कारण शिवाजी भी धार्मिक सहिष्णुता की प्रकृति के थे। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया। उनकी नीति और कार्यों ने जनता के बीच में उनको सबसे ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। शिवाजी ने ऐसी नीतियों का पालन किया जिससे वो जनता के बीच में वो अपने आप ही लोकप्रिय होते चले गए। आखिरकार 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ के दुर्ग में ही उनका निधन हो गया। उनकी जो विरासत है आज भी प्रेरणा का स्रोत है। और एक बड़ी बात यह है दोस्तों, इनका प्रशासनिक व्यवस्था इतनी जटिल थी, इतनी संगठित थी कि मराठा साम्राज्य में आगे कई इनके उत्तराधिकारी आए। उत्तराधिकारियों के बाद में फिर जो उनके मंत्री थे पेशवा, उन पेशवाओं ने जो है शासन चलाया, मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया। तो आखिरी जो भी पेशवा थे तब तक भी शिवाजी की शासन व्यवस्था को ही फॉलो किया उन लोगों ने। इतनी संगठित शासन व्यवस्था थी शिवाजी महाराज की। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा आप बात करेंगे हम इनकी विजय और प्रमुख घटनाओं की। दोस्तों मैं प्रारंभ में फिर से एक बार रिपीट कर दूं, यही मैंने कारणों में भी कहा था, शिवाजी की कई सारी विजय रही। अगर मैं सारे पॉइंट यहां इंक्लूड करता तो कम से कम
20 पॉइंट के समथिंग या 20 घटनाओं के बारे में यहाँ वर्णन कर लेते। पर आप खुद सोचिए अगर 20 घटनाओं पर हम यहाँ लेक्चर में चर्चा करते तो लेक्चर कितना लंबा हो जाता, कितना बड़ा हो जाता। वो संभवतः एग्जाम में इतनी घटनाओं की आवश्यकता नहीं है। लेक्चर आप समझने के बाद में अगर आप किताब पढ़ोगे ना तो पूरी एक मोतियों की तरह सारी घटनाएं माला में पिर जाएगी। एक बार लेक्चर को अच्छे समझ लीजिए। तो यहां पर भी हम प्रमुख घटनाओं पर ही चर्चा करेंगे, जो खास खास घटनाएं होंगी उन पर ही चर्चा करेंगे और एग्जाम में जितनी आवश्यक होगी उतनी घटनाओं पर बात करेंगे। ले दे करके 5 घटनाओं पर यहां चर्चा करने। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों घटनाओं में। देखिए ये इनके प्रमुख युद्ध थे, प्रमुख लड़ाइयां थी, लेकिन इससे पहले भी जो है उनकी प्रारंभिक विजय या प्रारंभिक अभियान के दौरान भी वो कई दुर्गों पर, कई किलों पर अधिकार कर चुके थे। उसके बाद में अपनी सेना को भी बहुत बेहतर तरीके से संगठित कर चुके थे और कई छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन कर चुके थे। लेकिन जो अभी तक भी, अब तक भी मतलब कहें कि 17वीं शताब्दी में जब इनका उदय हुआ तो अब तक ऐसा भारत में ऐसा कोई साम्राज्य नहीं था जो मुगल साम्राज्य को टक्कर दे सके। तो मराठा साम्राज्य को भी शक्तिशाली तभी माना जाएगा ना जब वो सर्वशक्तिशाली मुगल साम्राज्य को टक्कर दे पाए। वो संभवतः वो कार्य प्रारंभ होता है 1657 ईस्वी से। जी हाँ, 1657 ईस्वी में पहली बार शिवाजी का मुगलों से आमना सामना हुआ। कब हुआ? तो ये हुआ 1657 में। दरअसल दोस्तों उस समय में भारत में मुगल साम्राज्य के ताज पर शाहजहां बैठे हुए थे। कौन थे? शाहजहां। और शाहजहां के पुत्र कौन ने? औरंगजेब। तो उस समय में औरंगजेब जो है दक्षिण में जो है एक सूबेदार हुआ करते थे, दक्षिण साम्राज्य के सूबेदार हुआ करते थे। तो शाहजहां ने औरंगजेब को आदेश दिया कि जाओ और बीजापुर पर आक्रमण कर दो। कहां पर? बीजापुर पर आक्रमण कर दो। औरंगजेब बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए निकल चुके और यह खबर शिवाजी को मिल जाती है। तो शिवाजी इस अवसर का लाभ उठाना चाहते थे और इसी अवसर पर उन्होंने क्या किया? शाहजहां के पास एक संदेश भेजा, एक प्रस्ताव भेजा। उनको कहा कि यदि आप मेरे द्वारा जितने भी अभी तक मैंने किले और प्रदेश जीते हैं, यदि आप मुझे उन सभी प्रदेश और किलों का स्वामी मानने को तैयार हो तो मैं बीजापुर के खिलाफ मुगल सेना का साथ देने के लिए तैयार हूं। लेकिन शाहजहां ने शिवाजी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, इनकार कर दिया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर शिवाजी को क्या था? शिवाजी लगे तो वो बीजापुर की तरफ से, बीजापुर का सपोर्ट करने के उद्देश्य से बीजापुर की तरफ से मुगल सेना के खिलाफ लड़ने के तैयार हो गए। और इसी बीच उन्होंने शिवाजी ने जो है बीजापुर को सहायता देने के लिए मुगलों के प्रदेशों पर धावे मारे। मुगलों के जो प्रदेश थे उन पर धावे मारे जिससे मुगल सेना कमजोर पड़ सके, उनको लूटा। मुगल सेना शिवाजी की सेना का दमन नहीं कर पाई, असफल रही। अब मुगल सेना तो जो है परेशान हुई इससे और यही पहला आमना सामना था जिससे मराठों में और मुगलों में बेमनस्य की भावना उत्पन्न हुई। पहली बात। दूसरी बात यह कि बीजापुर को भी अब थोड़ी परेशानी होने लगी। पहले तो सिर्फ मुगल ही बीजापुर के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन अब उसको दिख गया कि जो मराठा है वो भी अब कम शक्तिशाली नहीं है। अगर मुगल सेना का सामना मराठे कर सकते हैं तो बीजापुर को वो कभी भी हड़प सकते हैं, कभी भी बीजापुर पर अधिकार कर सकते हैं। इसी बात से परेशान होकर के बीजापुर के सुल्तान ने एक नया कदम उठाया। क्या नया कदम उठाया? उन्होंने कदम उठाया अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी को मारने के लिए भेजना। 2 साल बाद मतलब कि 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को मारने के लिए अपने सेनापति अफजल खां को भेजा। लेकिन यह खबर जो है शिवाजी को पहले ही मिल चुकी थी। वो शिवाजी ने जो है पूरी तैयारी करके अफजल खां का स्वागत किया। जहां अफजल खां को उन्होंने शिवाजी ने बुलाया था मीटिंग करने के लिए, मिलने के लिए, उन्हें पता था कि अफजल खां जो है योजना के साथ आएगा, उन्हें मारने के लिए आएगा। लेकिन अफजल खां को यह पता नहीं था कि शिवाजी को पहले से इस योजना का पता है। अफजल खां जाता है शिवाजी से मिलने के लिए, गले मिलने का प्रयास करता है, गले मिलने के बहाने तलवार निकालने लगते हैं। वैसे ही शिवाजी के पास हमेशा एक
एक उनका पर्सनल हथियार होता था जिसे बाघ नख कहते थे, बाघ नख कहा जाता था। बाघ नख क्या होता है, आपने देखा होगा ना मूवियों में, ऐसे उंगलियों में पिरा लेते हैं और ऐसे उसमें कुछ तीखे तीखे से कांटे टाइप के निकले होते हैं, उसी से वार करते हैं, है ना। उसी को बाघ नख कहा है। उसमें 4 तिकोने से, है ना, बने हुए थे, स्टील का वो हथियार बना हुआ था जो आत्मरक्षा के लिए शिवाजी हमेशा अपने पास रखते थे। उसी से उन्होंने अफजल खां के पेट पर वार किया, उस पेट को पूरा चीर दिया, फाड़ दिया, और वो तुरंत वहीं पर ही धराशायी हो गया। इस तरह से अफजल खां का वध किया। तो अब बीजापुर का सुल्तान और ज्यादा परेशान होने लगा। आप इस चित्र में देख सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद में, जैसे मैंने आपको कहा ना अभी, कि कई सारी घटनाएं हैं, लेकिन हम कुछ ही घटनाओं पर यहां पर फोकस करेंगे। इसके बाद में ये क्रम आगे चलता रहा, 59 तक घटना हमने बात की। उसके बाद में 60 में कंटिन्यू, 61 में, 62 में, 63 में शाइस्ता की घटना घटित हुई। शाइस्ता की, शाइस्ता एक बहुत बड़ा सरदार था दोस्तों। इसकी उंगली कटने से, उंगली मतलब कि इसका अंगूठा कट जाता है और जो है शिवाजी महाराज से डर करके भागता है। तो शाइस्ता खां जब शिवाजी महाराज से डरकर भागा तो इससे शिवाजी का वर्चस्व और ज्यादा बढ़ गया। 1663 की यह घटना घटित हुई। उसके तुरंत बाद ही, अगले साल ही, मतलब 1664 में शिवाजी ने अरब के तीर्थ स्थलों में जाने का जो मार्ग का द्वार, अरब के जो तीर्थ स्थल जैसे मक्का मदीना मान लीजिए आप, तो वहां जाने के लिए एकमात्र मार्ग हुआ करता था उस समय भारत में। कौन सा? सूरत का बंदरगाह। कौन सा? सूरत का बंदरगाह। उस सूरत के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, उस पर आक्रमण करके उसको पूरी तरह से लूटा। लूट में शिवाजी को कई करोड़ों की संपत्ति प्राप्त हुई। उससे शिवाजी की सैनिक शक्ति और ज्यादा प्रबल हो गई और ज्यादा बढ़ी। इसके बाद में अन्य विजयों की बात करें तो फिर शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। यह भी सबसे बड़ी घटना मानी जाती है उस समय की। ठीक है, तो लगभग संपूर्ण महाराष्ट्र प्रदेश का स्वामी बनने के बाद, कोई एक आध प्रदेश नहीं, पूरे महाराष्ट्र पर उन्होंने अधिकार किया। उसके बाद में 1674 में जो रायगढ़ का किला था, जिस अवस्था में था, फिर उसका और निर्माण करवाने के बाद में शिवाजी ने वहां पर अपना राज्याभिषेक करवाया और वहीं से इनको छत्रपति की उपाधि प्राप्त हुई। और उसी रायगढ़ के किले को, मतलब उसी रायगढ़ को उन्होंने अपनी राजधानी भी घोषित कर दिया। इसके बाद में अंतिम घटना के रूप में बात करें तो शिवाजी का कर्नाटक पर आक्रमण, एक बड़ा आक्रमण था। 1677 में शिवाजी ने कर्नाटक पर आक्रमण किया और जिंजी, बेलोर जैसे किले जीते। मदुरई के नायक ने मराठा राजा को कर देने का वचन दिया। यह पहला मदुरई का शासक था जिसने मराठों को कर देना प्रारंभ कर दिया, कर देना प्रारंभ कर दिया। और ये कर वाला सिलसिला कई समय तक चला, कई समय तक चला, और इस कर वाले सिलसिले ने जो है मराठा साम्राज्य को और ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। तुंगभद्रा से लेकर के कावेरी तक का समस्त तटीय प्रदेश शिवाजी के अधिकार में आ चुका था। तुंगभद्रा और कावेरी जो है दोनों ही महाराष्ट्र की नदी है दोस्तों। मतलब ये दोनों नदी, मतलब मान लीजिए कि महाराष्ट्र के एक छोर पर कावेरी है तो दूसरे छोर पर तुंगभद्रा है। तो पूरे महाराष्ट्र पर इनका अधिकार हो चुका था। प्रशासन व्यवस्था करके महाराष्ट्र वापस से जो है शिवाजी महाराज वापस से लौट जाते हैं। ये 5 घटनाओं के बारे में हमने यहां पर चर्चा की है। 5 घटनाएं पर्याप्त है। और ज्यादा जानकारी चाहते हैं आप तो आपको आवश्यकता है किताब पढ़ने की। वो वैसे मैं कहता ही हूं कि लेक्चर लेने के बाद में आपको किताब पढ़ना ही चाहिए, समय है तो। समय नहीं है तो कोई बात नहीं है, नोट्स डाउनलोड कीजिए, रिवीजन लगाइए। एग्जाम में तो जो है 90% तक की गारंटी मेरी होती है, अगर आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन लगाते हैं तो, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते हैं। लेकिन यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं बीए के बाद में, तो फिर आपको डिटेल में पढ़ना ही चाहिए। और उसके लिए लेक्चर लेने के बाद में नोट्स से आप एक बार रिवीजन लगाना है। उसके बाद में आपको तुरंत उसके बाद ही इसी टॉपिक को आपको अपनी पुस्तक से पढ़ना है, जो भी पुस्तक आपके पास में, इससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आखिरकार अब बात करते हैं शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की शासन व्यवस्था की। और उसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो अष्ट प्रधान की व्यवस्था थी उस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ क्रम से यहां पर बात करने वाले, सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय शासन व्यवस्था इनकी किस प्रकार की थी। तो केंद्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही जो है हम राजा मंत्री या फिर कहे कि कुछ जो अष्ट प्रधान व्यवस्था थी उस पर चर्चा करेंगे। राजा जो है समकालीन साम्राज्यों की तरह शिवाजी, मतलब कि मराठों के राजा छत्रपति शिवाजी भी निरंकुश शासक हुआ करते थे। लेकिन निरंकुश मतलब कि तानाशाह नहीं। निरंकुश मतलब ये
कि उस समय साम्राज्य की संपूर्ण शक्ति जो है राजा के हाथों में ही केंद्रित हुआ करती थी। राज्य के सभी कर्मचारी, उनकी नियुक्ति, उनको पद से हटाना, ये सारे अधिकार शिवाजी के या राजा के हाथ में ही हुआ करते थे। अगर उनके समय के अगर समकालीन तानाशाही शासकों की बात करें, दूसरे शासकों की बात करें, तो उनसे शिवाजी का जो शासन व्यवस्था थी वो एकदम अलग थी। शिवाजी ने कभी भी स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आम जनता को परेशान नहीं किया, आम जनता की उपेक्षा नहीं की और ना ही उनके अधिकारों को छीना। तो ऐसा एक उच्च व्यक्तित्व के धनी माने जाते थे शिवाजी महाराज। इसके अलावा अष्टप्रधान की बात करें तो दोस्तों उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही, या कहें कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था से प्रेरणा लेकर के उन्होंने अपने साम्राज्य में भी अपने शासन संचालन के लिए अष्ट मंत्री मतलब 8 मंत्रियों की परिषद बनाई, जिसे अष्टप्रधान कहा गया। और इन्हीं 8 मंत्रियों की परिषद से वो संयुक्त रूप से सलाह लेते थे, लेकिन हाँ याद रखिएगा, वो उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। इनकी इच्छा होगी तो मानते थे, अन्यथा वो अपने हिसाब से शासन व्यवस्था को संचालित करते थे। अष्टप्रधान में मतलब 8 मंत्री हुआ करते थे। उन्हें 8 मंत्रियों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उसी को अष्टप्रधान व्यवस्था कहा गया है। वो कभी कभार एग्जाम में आपसे सेपरेटली प्रश्न भी पूछे जाता है। ठीक है, सेशन काफी लंबा हो चुका है, एक बार सेशन को चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सिर्फ चंद सेकंडों का मुझे टाइम दीजिए। हाँ ओके, सब ठीक चल रहा है। ओके, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 5-7 मिनट का सेशन और है, ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है ना, सब ओके। चलिए, अष्टप्रधान में पेशवा, राज्य के प्रधानमंत्री, अब थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे। पेशवा कौन था दोस्तों? पेशवा राष्ट्र के, मान लीजिए कि उस साम्राज्य के प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था, है ना। और मराठा साम्राज्य पर आगे चलकर के पेशवाओं ने ही शासन किया। ठीक है ना, तो राज्य का प्रधानमंत्री पेशवा कहलाता था। ठीक है, अच्छा, कार्य क्या हुआ करते थे इनका? तो राज्य में जितने भी कर्मचारी थे, जितने अधिकारी थे, उन पर नजर रखना। इसके बाद में अगले मंत्रियों का जो क्रम था, अगला मंत्री थे वो थे अमात्य। कौन थे? अमात्य। अमात्य दरअसल वित्त विभाग का मुखिया होता था, जो साम्राज्य, जो राज्य की आय और व्यय का ब्यौरा रखता था, मतलब आवक और जावक का, है ना, इनकम और एक्सपेंडिचर का ब्यौरा रखा करते थे। इसके अलावा मंत्री हुआ करते थे जो गृह प्रबंध के लिए उत्तरदायी थे, मतलब कि राज्य में जो भी प्रबंध व्यवस्था करनी होती थी वो मंत्रियों के द्वारा ही की जाती थी। इसके बाद में चौथे नंबर पर आते हैं सुमंत। सुमंत दरअसल विदेश मंत्री हुआ करते थे। पड़ोसी राज्यों के साथ में किस प्रकार के संबंध रखना है वो सुमंत पर ही निर्भर किया होता था। उसके बाद सचिव का नंबर आता था। सचिव का कार्य हुआ करता था राजा का पत्र व्यवहार करना, राजा की ओर से पत्र व्यवहार करना, और जो उनके परगने हैं उनकी आमदनी का हिसाब किताब रखना इनके हाथों में था। इसके बाद सेनापति, जो कि सेना का प्रमुख हुआ करता था, सेना की भर्ती करना, संगठन, सेना का संगठन करना, उनको जो है ट्रेनिंग देना, ये सारे काम सेनापति के हुआ करते थे। लेकिन वो सेनापति भी राजा की आज्ञा से ये कार्य संचालित करता था। इसके अलावा 7वें नंबर पर पंडित राव आया करते थे। बहुत महत्वपूर्ण पद हुआ करता था ये भी, थाना अध्यक्ष का। थाना अध्यक्ष का मतलब उस समय जो है प्रजा में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, दीन दुखियों की सहायता करने का काम इसको दिया गया था। इसके अलावा अपने राज्य में जो नैतिक आचरण, लोगों में नैतिक आचरण बना रहे, इस पर भी निगाह रखने का काम पंडित राव का ही था, जो थाना अध्यक्ष होता था। अंतिम रूप से एक न्यायाधीश हुआ करते थे। दीवानी और फौजदारी दोनों ही प्रकार के मुकदमों का निर्णय करना इस न्यायाधीश का कार्य हुआ करता था। और ये सबके सब मंत्री, अष्टप्रधान जो थे, सबके सब किसके प्रति जवाबदेह थे? राजा के प्रति जवाबदेह थे। इसके बाद में सैनिक प्रबंध की यदि बात करें, सैनिक प्रबंध की इनकी शासन व्यवस्था में सैनिक प्रबंध किस प्रकार का था? तो शिवाजी ने अपनी सैनिक शक्ति के बल पर ही इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। इसीलिए वो सेना की शक्ति को समझते थे, इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान अपनी सेना को मजबूत करने पर ही दिया। इससे पहले उनकी जो सेना थी, मराठों की सेना किस प्रकार की थी कि 6 महीना वो सेना में रहते थे और 6 महीने वही सैनिक खेती करते थे, जिससे अर्थव्यवस्था भी चलती रहे। लेकिन शिवाजी ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए ये 6 महीने वाला जो क्रम था ना, ये समाप्त करके और स्थायी सेना का निर्माण कर लिया। स्थायी सेना का, है ना, जो हमेशा ही सेना में ही बने रहेंगे। इसके बाद में न्याय व्यवस्था की यदि बात करें तो न्याय व्यवस्था, चूंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे,
इसलिए धार्मिक आधार पर या कहें कि हिंदू धर्म शास्त्रों के आधार पर वो न्याय किया करते थे जनता के साथ में। न्याय क्षेत्र में हिंदू परंपरा और रीति रिवाजों का पूरा ध्यान रखते थे। इसके अलावा अन्य धर्म के साथ कोई भेदभाव भी वो नहीं करते थे। उम्मीद करता हूं पूरा सेशन जो है आप लोगों को समझ आया होगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब इसको पूरे एक क्रम में दिमाग में फिट करने के लिए जो है आपको बस एक बार पीडीएफ से रिवीजन लगाने की आवश्यकता है। आज बस यहीं तक दोस्तों, कल वाले सेशन में हम बात करेंगे औरंगजेब पर, औरंगजेब के इतिहास पर, औरंगजेब की शासन व्यवस्था पर। क्लियर है? लेक्चर नंबर 27 में। चलिए, पीडीएफ चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डलवा दी गई है, आप चाहे तो ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। इसके अलावा सभी पीडीएफ एक ही स्थान पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए इसी वीडियो की, और वहां पर आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आप में डेली क्लासेस की लिंक वहीं पर शेयर होती है और आप इजीली वहां से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।